आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्लड। हम लोगों के शरीर में जो ब्लड है मेल और फीमेल में वेरी करता है, फिर पर व्यक्ति पर भी वेरी करता है। तो हम लोगों के शरीर में जो ब्लड है वह क्या है ना, और उसके जो क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, पीएच ऑफ ब्लड, यानी कि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या है। पहली बात तो ब्लड है क्या। हम लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? टिश्यू क्यों कहते हैं और कनेक्टिव क्यों कहते हैं, फ्लूइड क्यों कहते हैं? फ्लूइड तो आप जानते हैं कि तरल है, जो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको तो फ्लूइड कहते हैं। तो पहली बात कि ब्लड को क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ये देखिए, ये आपका ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड है तो ढेर सारे सेल है। तो ढेर सारे जब सेल है तो सेल मिल कर के क्या बनता है? टिश्यू। ये बात कंप्लीट। अब कनेक्टिव है, पूरे बॉडी में कनेक्शन रखता है, हर सेल को जाता है ब्लड, तो ये कनेक्टिव हो गया। अब बहता है तो फ्लूइड हो गया। क्लियर है? ढेर सारे सेल मिल कर के ब्लड है, तो यह एक टिश्यू है जो कि सेल से मिल कर के बनता है टिश्यू। अब यह कनेक्शन पूरे हर सेल से, एक एक सेल से, होल बॉडी से कनेक्टिव हो गया। बहता है तो फ्लूइड हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आइए अब हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड का। तो ब्लड को स्टडी के सुविधा अनुसार इसको दो भाग में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा, जिसका परसेंटेज 55% एवरेज में लेते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं ब्लड सेल, ब्लड सेल्स या कार्पसल्स भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसमें जो ब्लड प्लाज्मा है, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि इसमें वाटर है। क्या है? वाटर। मैक्सिमम वाटर होता है, 91% एवरेज लेते हैं। कहीं पर मिलेगा 90 से 92, तो 90 और 92 के एवरेज तो 91 आएगा, तो हम उस एवरेज का भी एवरेज ले लिए हैं। 91% जो है वह क्या है? वाटर है, जिसमें कि आप जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और दूसरा क्या है? उसमें प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वह आपको 7% प्रोटीन है। अगर बात करें कि उस प्रोटीन में क्या क्या है, तो प्रोटीन में आपको मिल जाएगा, इस प्रोटीन में मिलेगा एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स। अभी ग्लोब्यूलिन्स में अल्फा ग्लोब्यूलिन्स, बीटा ग्लोब्यूलिन्स और गामा ग्लोब्यूलिन्स ये मिलेगा, है ना। तो इन्हें भी लिख देते हैं अल्फा ग्लोब्यूलिन्स और एक को कहते हैं बीटा ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, और एक को कहते हैं गामा ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। आइए अब हम लोग जानते हैं, ये तो हो गया इसमें एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजेन भी है।
जेन्स एंड, ये ई है, एंड अदर क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन सब है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, प्रोटीन्स। तो उसके बाद जो सॉल्यूट्स है, जो 2% है, उसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं उसमें क्या क्या आएगा सो देखिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी आएगा, ठीक है, उसमें हॉर्मोन्स भी आएगा, उसमें हॉर्मोन्स तो आया, गैसेस भी हैं, ठीक है, गैस भी है उसमें, और वेस्ट प्रोडक्ट भी है, ठीक ना, और एंजाइम सब भी है। चूँकि हम लोग ये न्यूट्रिएंट्स में आ गया वो सब चीज़ जो ब्लड में रहता है, और ब्लड में जो घुला हुआ है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैसेस सब जो है वो वहाँ जाता है, सब जगह पहुँचता है। हम लोग ये सब स्टडी करेंगे किसमें, इसमें ब्लड प्लाज्मा में। अब एक बात समझिए कि हम लोग जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास पानी लिए, उस गिलास में 1 चम्मच नमक डाल दिए, 1 चम्मच चीनी डाल दिए, और उसमें 20-25 बूंद नींबू का रस डाल दिए, ठीक है, उसको पूरी तरह से घोल दिए। अब उस सॉल्यूशन को देखेंगे कि एक गिलास पानी में जिसमें कि नमक भी है, चीनी भी है, नींबू का रस भी है, पानी भी है, घोल दिए, क्या अब दिखाई पड़ेगी कि उसमें जो कण है, उसमें जो पार्टिकल है, उसमें जो सॉलिड है, क्या वो दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसमें घुला हुआ है। हम लोग तो ओवरऑल एक सॉल्यूशन को देखते हैं, एक घोल को देख रहे हैं, लेकिन उस घोल में नमक भी है, चीनी भी है, जो कि सॉलिड था, अब उसमें घुला हुआ है सॉल्यूट से। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब वो तो दिखता नहीं, हम लोग ऐसे देखते हैं, फिर उसको तो इंस्ट्रूमेंट से तो देखते है ना। अब इस बात को हम लोग बारी बारी से जानेंगे क्या क्या है उस ब्लड में, उसका स्टडी हम लोग करेंगे। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, तो एक बात और, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग ने पढ़ा कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड की बात होती है। अनडाइजेस्टेड जो है वो लैट्रिन फीसेस के रूप में बाहर निकल जाता है, जबकि जो डाइजेस्टेड है, जो उससे जो रस निकलता है, मतलब उस रस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो कहाँ घुल जाता है? ब्लड में। ब्लड में घुल जाता है, फिर जिसकी ज़रूरत जहाँ है वहाँ ब्लड पहुँचाता है। तो ब्लड का तो यही काम है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन काम है, वहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ छोड़ना है, जिस हार्मोन को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाता है, जिसको जो गैसेस हैं या न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, वाटर्स है, वेस्टेज प्रोडक्ट है, जिसको जहाँ भेजना है उसको भेजने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। फिर ये हीट मेंटेन भी करता है, ये सब काम इनका है। तो ओवरऑल इस मात्रा में हम लोग समझ रहे। अच्छा, प्लाज्मा अगर 55% है तो ऑब्वियसली ब्लड सेल्स कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको ये चीज़ क्या मिलेगा कि इसको 60% लेते हैं तो ये 40% होता है, ठीक है। अगर 60% अगर ये फ्लूइड पार्ट को लेते हैं तो 45% जो है सेल्स पार्ट है। इसको फ्लूइड पार्ट कहते हैं ब्लड प्लाज्मा को, ठीक है। आइए, अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं कि जब मशीन से इसको, अगर ये है, इसमें हम लोग इसमें क्या करते हैं? ब्लड को डाल देते हैं, ठीक है। फिर मशीन से जब पूरी तरह से इसमें घुमाया जाता है, ठीक है, इसमें जो ब्लड है, तो जानते हैं यहाँ जो आता है ये आरबीसी नीचे बैठता है। ये क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और इस पार्ट में जो है यहाँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। क्या है?
WBC एंड प्लेटलेट्स इसके बीच होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। और फिर यहाँ जो बचता है ये चीज़, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में जो कुछ क्लोटिंग फैक्टर है, जैसे फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, अगर उसको भी बाहर कर दें तो वो जो बचता है उसको सीरम कहते हैं। उसी से हम लोग जो चेक करते हैं सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम है ना, क्रिएटिनिन, इस तरह का जो चेक करते हैं उधर, ये सीरम क्या है, मतलब अब जो प्लाज्मा में से भी अगर हम उधर क्लोटिंग फैक्टर को बाहर कर दें तो क्या बचता है, सीरम बचता है। आइए हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब ब्लड सेल्स को थोड़ा सा देख लें कि ब्लड सेल्स क्या है। तो ब्लड सेल्स में हम लोग RBC, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। और जो WBC है इसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। और जो तीसरा है वह है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो इस ब्लड सेल्स में परसेंटेज की अगर बात करें, सिर्फ हम ब्लड सेल्स की परसेंटेज, पहले तो पूरे ब्लड, होल ब्लड का 45% निकाल लिए हैं ब्लड सेल्स। अब उस 45% का अब RBC जो है यह 99% होता है, याद रखना है। और जो WBC है यह लगभग 0.1% होता है। और जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है यह 0.9% होता है, याद रखना है इस चीज़ को। ये आइए अब हम एक चीज़ देखते हैं इसी बात पर कि ब्लड में जो घुला हुआ चीज़ है, यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं कि ब्लड में इसमें जो न्यूट्रिएंट्स में या फिर इधर जो हम और जो ये देखें तो उसमें जो सोडियम और पोटेशियम की बात आती है, तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि जब सोडियम यदि बढ़ता है बॉडी में तो क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कंटेन कर लेता है। और ये कंटेन करके मतलब ये रख लेता है, कौन, सोडियम। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लीजिए किसी के बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, अगर सोडियम बढ़ता है तो इसको 5.5 कर देगा। अब बताइए ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा, तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो BP बढ़ेगा। यहीं पर अगर पोटेशियम अगर बढ़ता है, ये पोटेशियम अगर बढ़ता है, पोटेशियम अगर बढ़ता है तो ये क्या करता है जानते हैं, ये क्या करता है, अगर ये 5 लीटर था ब्लड वॉल्यूम, ठीक ना, ब्लड का वॉल्यूम, तो इसको 4.5 कर देगा। क्या, तो गया कहाँ आधा लीटर, ये पेशाब के द्वारा निकाल देगा। इसका मतलब है कि हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें नमक में 2 तरह की बात होती है। एक NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें आयोडीन का छिड़काव किया जाता है, तो आयोडीन भी रहता है। NaCl जो खाते हैं ये टेबल सॉल्ट है। जब ये KCl खाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, तो रॉक सॉल्ट जो है यह पानी को बाहर निकालता है तो ब्लड का प्रेशर घटेगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा। सोडियम क्या करता है, ये वाटर लेवल को बढ़ा देता है, किसमें,
वाटर लेवल को बढ़ा देता है कहाँ, ब्लड में। जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो उसका बीपी को बढ़ा देगा। इसीलिए बीपी वाले पेशेंट को ये नमक मना कर दिया जाता है खाने से, क्योंकि ये नमक क्या करेगा, वॉल्यूम को और बढ़ा देगा, उसमें पानी बढ़ा देगा, कंटेन करेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन आयोडीन की भी तो ज़रूरत होती है, तो आयोडीन हम लोग तो खाते ही हैं। आइए अब इस बात को जानते हैं कि ब्लड में ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का परसेंटेज देखें कि सबसे ज़्यादा आरबीसी। हम एक बात और जान लें कि आरबीसी का ये सेल है, ठीक है। वैसे तो आरबीसी का सेल है जैसे कि अपने यहाँ जो पेड़ा बनता है तो बीच में अंगूठा दबाते तो पचका हुआ रहता है, पेड़ा गोल तो है लेकिन बीच में क्या है, चिपका हुआ है दोनों तरफ से। तो वैसे आरबीसी गोल पूरी तरह से है नहीं, ये क्या होता है, तो आरबीसी जो है ऐसा रहता है, ठीक है। अब ये भी नहीं बना उस तरह से, बायकनकेव ही बना दे तो हमको लगता है कि बेहतर है। ऐसे बना दें तो है इस तरह से गोल ही है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, ये धंसा हुआ है, बायकनकेव है, इधरों से धंसल है इधरों से धंसल है, तो ऐसा है। लेकिन स्टडी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए हम लोग इस तरह से बना दिए। ये आरबीसी है, इस पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन रहता है, इस पर क्या है, ढेर सारे केमिकल्स हैं। एक बात हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में हजारों केमिकल्स बनते हैं और निकलते हैं। मतलब ये हुआ कि हजारों अननोन केमिकल्स जो बन रहा है निकल रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और कितने केमिकल्स जो बन रहा है और निकल रहा है, क्या हो रहा है, उसका तो स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग इस ऐसे केमिकल्स का स्टडी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये आरबीसी सेल है, एक सेल है, इस पर क्या है, एक टाइप का केमिकल्स है, ठीक है। ये केमिकल्स है और इसको हम लोग कह दें एंटीजन्स। यदि ये केमिकल्स, ये एंटीजन्स अगर ए है, एंटीजन ये ए है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वह होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एंटीजन ए है। ये ब्लड आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का एक सेल है ना। और यही आरबीसी है, इस पर क्या है, तो एक दूसरे टाइप के एंटीजन्स है इस पर। अब देखिए, अब एंटीजन्स एक टाइप का केमिकल्स है। कभी कभी जो फॉरेन बॉडी आता है, पैथोजेंस आता है, उसको भी एंटीजन कहते हैं। जैसे कि कोई पैथोजन मीन्स क्या होता है, जो बीमारी उत्पन्न करता है, बीमार करने वाला जो कीटाणु है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, ये सब जो आता है, जो बीमारी उत्पन्न करेगा उसको पैथोजेंस कहते हैं, बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव को। तो वो पैथोजेंस या यहाँ पर जो बाहरी फॉरेन कोई चीज़ है उसको क्या कहेंगे, एंटीजन। तो यहाँ पर एक केमिकल्स जो एंटीजन्स है, यहाँ पर ए टाइप के एंटीजन था, इस टाइप का एंटीजन ए, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए कहे। अगर इस टाइप का हो, मान लेते हैं ट्रायंगल या सर्कुलर कुछ टाइप का, इस कुछ ए से हट के बना देते हैं, इस टाइप का क्या है, इस टाइप का जो है, ये मान लेते हैं कि ये एंटीजन क्या है, बी टाइप का है। क्या है इसका एंटीजन, बी है, एंटीजन इसमें बी है।
तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वह बी हो। ठीक है, अब इस टाइप का है, क्योंकि यहाँ गोल गोल है, यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर या इसको स्क्वायर में कह सकते हैं। अब एक टाइप का ऐसा आरबीसी सेल है, इसमें क्या है, इस पर जो एंटीजन्स है तो कोई ऐसा है तो कोई ऐसा है। मतलब ये हो गया कि इसमें क्या है तो एंटीजन ए भी है और ये तो बी वाला है, इसमें एंटीजन बी भी है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसका हो जाएगा ए बी। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए वाला भी है, एंटीजन बी वाला भी है। एक ऐसा है आरबीसी का सेल जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, नाइदर ए एंटीजन्स नॉर बी एंटीजन। इसीलिए इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वह हो जाएगा ओ। क्या होगा ब्लड ग्रुप? ओ हो जाएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कि दो ही टाइप के, एक एंटीजन ए है दूसरा बी है, इसी दो पर सारा ग्रुप है। दो पर एंटीजन ए है, एगो एंटीजन बी है, दुए को न है। अब देखिए एगो में एंटीजन ए है, एगो में एंटीजन बी है, दुए को है। अब यही दोनों एगो में है, अब यही दोनों में से कोई नहीं है, या तो एंटीजन ए है या तो एंटीजन बी है। फिर दोनों मिल गया, एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है, तो तीसरे टाइप का हो गया ब्लड ग्रुप। एगो में क्या, ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, दोनों में से कोई नहीं, तो वह भी चौथे प्रकार का ग्रुप हो गया। मान लीजिए आपके फ्रेंड, आपके 4 दोस्त हैं, आपको लगाकर 4 दोस्त हैं, आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कराएं, उसमें निकला ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। और आप अपने दूसरे दोस्त का ब्लड चेक कराएं, उसका एंटीजन बी निकला, तो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी। तीसरे दोस्त का चेक करा रहे हैं, संजोग है, तो उसमें क्या है, आप वाला भी है उसका वाला भी है, ब्लड मतलब एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है, तो उसका ग्रुप हो जाएगा ए बी ग्रुप। अब चौथे दोस्त का जो ब्लड ग्रुप चेक कराया उसमें ऐसा संजोग हुआ, ना तो आपका है ना इसका वाला है, तो उसका हो गया ब्लड ग्रुप ओ। बस अब देखिए इसमें, और हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग एंटीजन का स्टडी करते हैं लगभग 246 का करते हैं। कितना का करते हैं हम लोग? तो 246 प्रकार का एंटीजन्स का हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें इससे जो फिर जिसको ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें से कि 35 जो है इसमें से पैथोलॉजिकल एंटीजन्स है। पैथोलॉजिकल जो हम लोग मतलब इसमें जांच करते हैं, उसमें से भी जो 33 को छांट दीजिए, 2 का हम लोग जो है स्टडी करते हैं। इस 2 में 33 निकाल दीजिए बाहर, ठीक है, 33 को बाहर कर दीजिए। अब हम लोग स्टडी सिर्फ करते हैं इसका। इसमें क्या है, तो इसका 2 पार्ट है, एक को कहते हैं एबीओ टाइप, एक को क्या कहते हैं एबीओ टाइप, और दूसरा को कहते हैं आरएच टाइप। दूसरा क्या कहते हैं आरएच टाइप। मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग जो पैथोलॉजिकल टेस्ट इधर करते हैं जांच में कि कौन सा ब्लड ग्रुप है क्या है, वह सिर्फ यही 2 ठो को, एक को एबीओ टाइप कहते हैं, एक को आरएच टाइप कहते हैं। एबीओ टाइप का मतलब है या तो ए है, ब्लड ग्रुप ए है, या तो बी है, या तो दोनों है, या ओ है, मतलब नहीं है, तो 4 गो हो गया। ठीक है, अभी आरएच टाइप में है कि किसी में है, किसी में प्रेजेंट है, तो किसी में एब्सेंट है। बस इस पर भी करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। अब आरएच क्या है? आरएच एक रिसस मंकी में देखा गया, रिसस मंकी में देखा गया एक अलग टाइप का
एंटीजन था, जिसको रिसस, तो यही RH टाइप उसको माना, रिसस मंकी में देखा गया था। हम सभी भारतीयों के अगर 100 भारतीय को जमा करेंगे तो उसमें से 97 भारतीय के जो RH टाइप होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे। मतलब ये हो गया, अगर इंडियन की बात करें तो 97% में RH प्रेजेंट होगा, RH प्रेजेंट होगा, और 3% जो होंगे उसमें RH एब्सेंट होगा। कोई दिक्कत? 97% में प्रेजेंट रहेगा, 3% में एब्सेंट होगा। अब इसके आधार पर जो हम लोग ब्लड ग्रुप कहेंगे, अगर A है, ठीक है, अगर ये ब्लड ग्रुप A है, इसमें RH प्रेजेंट है तो A+, नहीं है तो A-। B ग्रुप वाले में अगर RH है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। AB वाले में अगर RH है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। O वाले में अगर RH है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। यानी कि 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 टाइप्स के हम लोग 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। बातें समझ गए कि 8 प्रकार के हुआ, इसलिए वैसे तो पहले देखे थे 2 ही, A है और B है। अब दोनों मिल गया तो AB हो गया, दोनों में से कोई नहीं है तो क्या बन गया? O पॉजिटिव, O बन गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो है, पॉजिटिव नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें RH टाइप के भी एंटीजन्स हैं। इसमें नहीं है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। मतलब आप समझे कि जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, वो RH एंटीजन के कारण। अगर आपके ब्लड में सिर्फ एंटीजन A है, RH नहीं है, तो आपका A नेगेटिव है। अगर एंटीजन A है और प्लस RH भी है, RH टाइप का एंटीजन है, तो आपका A पॉजिटिव है। समझे? यही ब्लड ग्रुप होता है। और O ब्लड ग्रुप वाले में, उसमें ना तो एंटीजन A है, ना ही एंटीजन B है, ना ही RH टाइप का है एंटीजन, उसमें नहीं है, इसीलिए वो O निगेटिव है। O निगेटिव वाले के पास ना ही एंटीजन A है, ना ही एंटीजन B है, ना ही RH एंटीजन है, इसीलिए सबको दे सकता है। AB इसीलिए सबका ले सकता है। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है। आइए अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करें कि ब्लड ग्रुप, यदि एंटीजन A है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप A होगा। और जानते हैं इसमें जो एंटीबॉडी होगा, वह हो जाएगा B, स्मॉल b। ठीक है, ये एंटीबॉडी को ऐसे लिखते हैं, एंटीबॉडी B, या हम ऐसे लिख दें तो बेहतर होगा, ऐसे लिखें। एंटीबॉडी ये B, ये एक बात हुई, याद रखना इसको। फिर है एंटीजन, यदि B है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, उसका ब्लड ग्रुप B होगा। जानते हैं उसमें जो एंटीबॉडी होगा वह A होगा, स्मॉल a इसका। ठीक है, आइए अब अगली बात देखते हैं। यदि एंटीजन आपके RBC की सतह पर एंटीजन A भी है एंड एंटीजन B भी है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो एंटीबॉडी होगा, इसका जो एंटीबॉडी होगा नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है। अगर ए भी होगा बी भी होगा तो इसका एंटीबॉडी उस एंटीजन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका एंटीजन उसके एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा। ब्लड फट जाएगा तो पेशेंट की मौत हो जाएगी। इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए कि ये तो इस टाइप का हुआ। यदि एंटीजन ए भी नहीं है, नहीं है, मतलब यहाँ नहीं के लिए करते नहीं है, एंड एंटीजन बी भी नहीं है, तब इसका जो ब्लड ग्रुप होता है, समझने के लिए फिर से हम इसका चार्ट भी देंगे। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो इसका हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इसमें जो एंटीबॉडी होगा वह ए भी होगा और बी भी होगा, इसमें रिएक्शन थोड़ी ना होगा। तो अब आपको 4 को मिला। आइए अब यहाँ ये समझते हैं, एंटीजन ए अब प्लस, यहाँ ये थोड़ा बड़ा लिख दिए थे, यहाँ लिखते हैं एंटीजन ए प्लस एंटीबॉडी ए, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज मतलब एंटीजन ए और प्लस ए, बड़का ए प्लस छोटका ए मिल करके न्यूट्रल हो जाता है, मतलब ये ब्लड फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तब रह सकता है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। एंटीबॉडी मतलब एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए किसी को कोई ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। इस चीज़ को देखना पड़ता है। अब आइए, तब रहता कौन है? रहता कौन है? तो ए के साथ बी रह लेगा, बी के साथ ए रह लेगा, नहीं है कोई तो ए बी दोनों रह लेगा। लेकिन ये एंटीजन ये एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए ये ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। अगर जिसका सेम रहता है उसका एक साथ नहीं चढ़ाया जाता। ये आप समझ लिए। जो पीएच होता है ब्लड का वह 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। आइए अब इसको हम लोग अपने सिलेबस के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, आइए ये आपका टॉपिक है ब्लड, द ब्लड आई। तो हम लोग इसके अंतर्गत जो स्टडी करेंगे ये है, इसको समझते हुए आगे चलें तो बेहतर है। बहुत बात तो हो चुकी है। अब देखिए, ब्लड इज अ फ्लूइड, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप समझ गए कि ढेर सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बना और ये सब से कनेक्ट है तो कनेक्टिव हो गया, बह रहा है तो फ्लूइड हो गया। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, पूरे शरीर में मतलब चारों पूरे बॉडी में लगातार बह रहा है। कौन? ब्लड। अगर ब्लड नहीं बहेगा तो ये जो पूरा चेंजिंग देखे कि हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी कुछ है वह सब जगह कैसे पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे हो रहा है। अब है प्रोपेल्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है पंपिंग मशीन है, हार्ट कर रहा है, सब जगह प्रेशर के साथ ब्लड को भेज रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच रहा है। आइए देखते हैं इसका जो काम है
किसका, ब्लड का। इट ट्रांसपोर्ट्स, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो पहली बात कि डिजॉल्व्ड गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन को भी पहुंचाता है, उसको पहुंचाने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाना तो फिर लाना भी तो है। फिर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स का करता है, हीट का करता है ना। एंटीबॉडीज एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम का कौन, ब्लड ही सब जगह पहुंचाता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्लूडिंग क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है जिसमें एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजेंस एंड क्लोटिंग फैक्टर्स है, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। ड्रग्स, हम लोग जो ड्रग्स खाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसका भी तो सब जगह पहुंचाने का काम यही करता है। वेस्टेज प्रोडक्ट जो है उसको भी ये ब्लड क्या करता है, सब जगह पहुंचाने का काम करता है। हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जब मशीन द्वारा अगर ब्लड लिए हैं उसको पूरी तरह से जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़े हैं फिजिक्स में, तो वहाँ जो पूरी तरह से नचाया जैसे मक्खन निकाला जाता है, जैसे रही देखे ना मक्खन निकालने के लिए, तो उस फोर्स के कारण जो है सो बाहर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम ब्लड को इस तरह से करते हैं तो पहली बात कि सबसे नीचे तल्ले पर जो आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, फिर प्लाज्मा, उस प्लाज्मा भी अगर क्लोटिंग फैक्टर को बाहर करते हैं उसको सीरम कहते हैं। आइए अब हम लोग इस चीज़ को, हाँ ये भी तो पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा का परसेंटेज 55% है और जो सेल है, ब्लड सेल है, वह 45% है, ठीक है। आइए ये एग्जाम्पल है, अगर किसी का 70 kg का व्यक्ति है तो उसमें से उसको परसेंटेज करके बांट दीजिए, कितना क्या निकलेगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ ये सेल्स, इसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों है इसमें, और यहाँ जो है प्लाज्मा है, तो सेल्स प्लाज्मा का परसेंटेज आप जानते हैं 55% है और सेल्स का 45% है। तो ये जो फ्लूइड पार्ट है, जब इसमें का भी जब क्लोटिंग फैक्टर को ये हम निकाल देंगे तो जो बचता है, ये जो येलोइश कलर का है, इसको हम लोग सीरम कहते हैं। इसी सीरम से चेक करते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन है, क्रिएटिनिन है, और भी सब जो है इसी सीरम से निकाला जाता है, ठीक है। आइए अब यहाँ से यहाँ देखते हैं इसको, ये जो प्रोटीन्स है ना, तो यहाँ से देखें, हाँ यहाँ से आया है वो चीज़। अब देखिए हम लोग प्लाज्मा में क्या क्या पढ़ेंगे, ये प्लाज्मा है ना, इस प्लाज्मा के अंतर्गत हम लोग वाटर पढ़ें, 90 से 92% तक रहता है, फिर प्लाज्मा प्रोटीन 7% है, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर न्यूट्रिएंट्स, फिर वेस्ट प्रोडक्ट, फिर हॉर्मोन्स, फिर गैसेस, ये सब का स्टडी करेंगे। तो आइए प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, यहाँ देखिए एल्ब्यूमिन्स है ना। अब एल्ब्यूमिन्स में फिर आगे पढ़ाएंगे कि एल्ब्यूमिन्स कैसे बनता है, कहाँ बनता है, फिर ग्लोब्यूलिन्स कहाँ। अब ये ग्लोब्यूलिन्स में आपको 3 तरह का मिलेगा, एक अल्फा ग्लोब्यूलिन्स है, एक बीटा ग्लोब्यूलिन्स है, एक गामा ग्लोब्यूलिन्स है। ये गामा ग्लोब्यूलिन्स जो पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है, ठीक है। अब ये फाइब्रिनोजेन जो क्लोटिंग का काम करता है, क्लोटिंग प्रोटीन्स है, एंड अदर क्लोटिंग प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन सब है। फिर इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आप जानते हैं कि ये ब्लड प्लाज्मा के अंतर्गत है ये सब चीज़। अब इलेक्ट्रोलाइट में जैसे देखिए, अगर आपके पास कैल्शियम है, फिर अगर इसको कैल्शियम Ca++ है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया मिनरल्स, जैसे क्लोराइड है, ये अभी क्लोरीन है, अगर ये क्लोराइड हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, कैटायन और एनायन में आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। तो शरीर में जो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब जो है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है।
चलिए न्यूट्रिएंट्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स में सब्सटेंसेस इसेंशियल फॉर सेल्यूलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स और ग्लूकोज सब जो है सब जगह जो पहुंचता है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, सब जगह ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम कौन करता है? तो ब्लड करता है। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, क्रिएटिनिन है एंड यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, चूँकि मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिल करके होता है मेटाबॉलिज्म। तो जब मेटाबॉलिज्म यानी कि कोई भी केमिकल्स का टूटना जुड़ना, तो इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब जो बनता है तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम कौन करता है? तो ब्लड करता है। हार्मोन्स में तो हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ब्लड। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सिंथेसिस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड व्हिच ट्रांसपोर्ट देम टू देयर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इसका मतलब हुआ जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होता है, निकलता है, सिक्रेशन होता है, तो उसको जो टारगेट सेल्स या टारगेट टिश्यूज है वहाँ तक पहुँचाना ये ब्लड का काम है। फिर गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो ब्लड। क्योंकि अक्सर तो आपको ऑक्सीजन की बात होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की। कभी कभी इसके कमी में तब क्या बन जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कभी कभी ट्रांसपोर्ट होता है और भी। आइए अब हम लोग इस चीज़ में देखते हैं यहाँ से ये कि हम लोग जो स्टडी करेंगे जो ब्लड सेल्स है, उस ब्लड सेल्स में एक आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, दूसरा ल्यूकोसाइट्स जिसको वाइट सेल्स या डब्ल्यूबीसी है ना, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तीसरा प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मतलब ये हो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का स्टडी हम लोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी जो है ये 99% होता है। कितना है? 99% है। और ये ल्यूकोसाइट जो है ये 0.1% है, 0.1% है। और ये जो प्लेटलेट्स है ये 0.9% अप्रोक्सीमेट है, जरूरी नहीं है। अगर इसको घटा लें 96 कर दें तो, लेकिन हाँ इससे कम तो नहीं कर सकते। आरबीसी मैक्सिमम है। ये सब हज़ार में है तो वो मिलियन में है। mm³ की बात कर रहे हैं, ज़्यादा में नहीं, ज़्यादा में तो बहुत का अंतर है, ठीक है। वो 30 ट्रिलियंस के आसपास है पर लीटर पर। 1 लीटर में 30 ट्रिलियंस है, जबकि ये तो ये और ये जो है ये हज़ार में आता है, ये लाख में है, इसीलिए इसका परसेंटेज बहुत कम है। चलिए आइए अब देखते हैं कि यहाँ जो हम लोग एरिथ्रोसाइट्स जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का तो ये क्या है? आरबीसी 99% होता है। और आरबीसी का जो डायमीटर है वह 7 माइक्रोमीटर होता है। जो याद रखने की बात है, इसे हमेशा याद रखें, बेहतर है, कभी पूछा जा सकता है। तो इसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसी में अच्छा एक बात यहीं पर और कह लें तो बेहतर होगा। हम लोग के शरीर में जो लॉन्ग बोन है, जैसे ह्यूमरस, अल्ना है ना, रेडियस, तो 3, 3, 6 इधर भी है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये लॉन्ग बोन है। इधर फिर कहते हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये जो दर्जन लॉन्ग बोन है बड़ी हड्डी में, लंबी हड्डी में, उसके अंतर्गत जो बोन मेरो है, जहाँ रेड बोन मेरो है, वाइट बोन मेरो है, मतलब बोन मेरो में अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, उसी अस्थि मज्जा में हेमेटोपोइसिस होता है। मतलब ये हुआ कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड कहाँ बनता है? तो हड्डी के बोन मेरो में बनता है। किस हड्डी के बोन मेरो में? तो लंबी लंबी हड्डी के बोन मेरो में ब्लड बनता है। तो ब्लड जहाँ बनता है वहीं पर हीमोग्लोबिन भी बनता है। लेकिन जब आरबीसी बन जाता है तो जब वो न्यूक्लियस का त्याग करने लगता है, उसी समय में
हीमोग्लोबिन बनना शुरू होता है। जब तक ये इमेच्योर से मैच्योर हो रहा होता है आरबीसी, तब तक उधर जो है हीमोग्लोबिन का भी निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग हीमोग्लोबिन से भी अनुमान लगा लेते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन से ब्लड का अनुमान लगा लेते हैं कि उसके शरीर में कितना ब्लड है। आइए अब जो इसका टाइप्स है इसको समझते हैं। देखिए कैसे कैसे है। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का मतलब हुआ, प्लूरी का मतलब होता है मैनी और पोटेंस का मतलब होता है पावर। स्टेम का मतलब होता है कि जहाँ से सबका निर्माण हुआ है, जड़ का मतलब वो ये जड़ हुआ, तना जिसको कहते हैं स्टेम, वहीं से सबका निर्माण हुआ है। तो मैनी पावर स्टेम सेल्स है, मतलब यहीं से सबका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। प्लूरी का मतलब, प्लूरी का मतलब यहाँ देखिए उसका मतलब मैनी होता है और पोटेंट का मतलब पावर होता है ना, इसलिए मैनी पोटेंशियल स्टेम सेल कहते हैं। इससे क्या क्या निर्माण होता है, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं 7 टाइप्स के ब्लड को जो सीबीसी जब चेक कराते हैं किसी पेशेंट का, सीबीसी टेस्ट में ये सब चीज़ को देखते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। तो क्या है, पहला है एरिथ्रोब्लास्ट, यही कहते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। एक बात समझिए, VC और प्रोवीसी, प्रोवीसी मतलब VC से पहले है, मतलब उससे नीचे है, उससे ऊपर जाते हैं, मतलब शुरुआत में प्रोवीसी उसके बाद VC। तो ये है प्रो, यहाँ से देखिए प्रो, फिर एरिथ्रो, ठीक है, तब है ब्लास्ट। 3 वर्ड है, प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट। प्रो मतलब बिफोर, एरिथ्रो मतलब रेड सेल, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं, रेड सेल। अब ब्लास्ट का मतलब होता है जर्म, जर्म मतलब होता है उत्पन्न, जो बीज होता है, जहाँ से बीज हुआ। तो बीज न किसी भी पेड़ का क्या है, जिसको क्या कहते हैं, जैसे जहाँ से गंगा निकलती है तो उसको गंगोत्री कहते हैं, जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है। तो उसी तरह से जहाँ से किसी भी जीव का उत्पन्न होता है तो उसको जर्म कहते हैं, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न होता है। आइए, तो इसका प्रो मतलब बिफोर, पहले, एरिथ्रो मतलब रेड, और ब्लास्ट मतलब जर्म। मतलब ये जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी का शुरुआती यहाँ से है, फिर आएगा प्रो के बाद तब एरिथ्रोब्लास्ट होगा। ये तो पहले बताया कि प्रो VC उसके बाद VC, उसका अगला स्टेप जो है एरिथ्रोब्लास्ट है। उसके बाद जो आता है वो रेटिक्युलोसाइट है, जिसको नेट लाइक सेल कहते हैं। रेटिक्युलोसाइट यहीं पर त्याग होता है किसका, केंद्र का, चूँकि न्यूक्लियस नहीं होता है किसमें, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस प्लेटलेट्स में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो देख रहे हैं आप, इस सब में न्यूक्लियस होता है। ये पूछा भी जाता है। आइए, तब क्या होता है, इसके बाद रेटिक्युलोसाइट के बाद एरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है। ये आरबीसी का निर्माण हो गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब आपका जो है ये क्या बना है, आरबीसी का यहाँ निर्माण हो गया है। अब आइए, ये जो मेगा करियोब्लास्ट है, तो मेगा करियोब्लास्ट का मतलब हो गया, यहाँ पर जो है करियो का मतलब है केंद्रक, करियो का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस वाला है, लेकिन ये यहाँ तक यहाँ पर आकर के त्याग कर देगा। तो मेगा करियोसाइट, मेगा करियोब्लास्ट से बन जाएगा मेगा करियोसाइट। साइट मतलब सेल होता है, साइट मतलब सेल होता है, और वही आकर के बन गया थ्रोम्बोसाइट। यहाँ बना था एरिथ्रोसाइट, यहाँ बन गया आपको एरिथ्रोसाइट, यहाँ बन गया आपको थ्रोम्बोसाइट। अब आते हैं ये माइलोब्लास्ट में। माइलो का मतलब होता है बोन मेरो, बोन मेरो। ब्लास्ट का मतलब होता है जर्मिनेशन, जर्म, उत्पन्न जहाँ से होता है। तो यहाँ जो माइलोब्लास्ट 3 भाग में बढ़ जाता है, बेसोफिल माइलोसाइट, स्नोफिल माइलोसाइट, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट। अब जो बेसोफिल माइलोसाइट है उससे बेसोफिल बनता है, ये एस्नोफिल माइलोसाइट में एस्नोफिल बनता है, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में न्यूट्रोफिल बनता है। आइए, फिर ये बेसोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये एस्नोफिल है, ये न्यूट्रोफिल, मतलब 3 चीज़ बना, बेसोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, याद रखना है। अब जो मोनोब्लास्ट है, ब्लास्ट मतलब तो जर्म होता है, जर्मिनेशन,
और मोनो का मतलब मोनोसाइट है। अब यहाँ पर ये मोनोसाइट बन गया, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बन गया, ये मोनोसाइट सेल है। अब आया लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट बना, साइट मतलब सेल, लिम्फोसाइट बना। हम लोग यहाँ तक ये स्टडी करते हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, सब क्लासिफिकेशन। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जिसका आप जानते हैं कि टी सेल बी सेल की जो बात होती है, एक बनता दोनों बोन मैरो में ही है, लेकिन एक मैच्योर होता जाकर के थाइमस के पास, एक मैच्योर हो जाता है बोन मैरो में, इसीलिए इसका नाम टी सेल बी सेल हो गया। आइए अब देखिए, यहाँ जो इस तरह से दिया गया है, ये ग्रेन्युलोसाइट है, यह एक ग्रेन्युलोसाइट है। इसमें कण है, कणिका, कण वाला चीज़ है, ये विदाउट है, उसमें बिना कण वाला है। बात समझ रहे हैं? अब आइए, आपके पास अब ब्लड कितना हो गया, कितने टाइप्स के, 1 एरिथ्रोसाइट 1, जिसको आरबीसी कहते हैं, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं, 2 ये डब्ल्यूबीसी में इसका टाइप्स है, 3 4 5 6 7, इसको स्टडी करना है। अगर टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट सीबीसी में तो नहीं मिलेगा, अलग अलग करके ये मिलेगा। तो हम लोग इस 7 को पूरी तरह से रट लें तो बेहतर है, पूरी तरह से याद कर लें, जैसे अपना नाम याद रहता है उस तरह से इसको याद रखें। एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, बेसोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अगर इस तरह से आप याद रखते हैं तो हमें लगता है कि पूरी तरह से आप समझ पाएंगे सीबीसी को। आइए देखते हैं, ये देखिए आपका आरबीसी है, ये आरबीसी का जो डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर है, ठीक है, ये आरबीसी है। आइए ये देखिए जो कुछ सिर्फ आरबीसी का है, सीबीसी मतलब हुआ सीबीसी जो कि जो हम लोग कंप्लीट ब्लड सेल्स की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर सीबीसी का कुछ ही पार्ट है। सीबीसी का मतलब हो जाता है कंप्लीट ब्लड सेल्स, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ आरबीसी की बात करें, चूँकि एरिथ्रोसाइट्स का तो देखते हैं उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट में मतलब क्या, आरबीसी में सीबीसी के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पहला नंबर में एचबी, हीमोग्लोबिन, तब पढ़ते हैं पीसीवी मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हेमेटोक्रिट कहते हैं, हेमेटोक्रिट, ठीक है। पीसीवी तब पढ़ते हैं एमसीवी मतलब मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम, तब पढ़ते हैं एमसीएच, तब पढ़ते हैं एमसीएचसी, ठीक है, तब पढ़ते हैं, और भी है, पहले यहाँ पर हम वही चीज़ को यहाँ दिखा देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो एरिथ्रोसाइट काउंट पढ़ते हैं, आरबीसी काउंट पढ़ते हैं, ये कि आरबीसी की संख्या कितनी है। तो क्या है, नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स पर लीटर, दो बात है, या पर लीटर पर या पर क्यूबिक मिलीलीटर पर, है ना, MMQ ये मिलीमीटर हुआ, तो ये मिलीमीटर जो कन्वर्ट करेंगे उसमें तो 0.001 मिलीलीटर होगा, ठीक है। अब ब्लड दोनों में किसी एक पर चेक करते हैं, या इस 1 लीटर पर या इतना, अक्सर तो इसी पर MMQ पर चेक किया जाता है, लीटर पर नहीं, ठीक है। देखिए अगर मेल किए तो 4.5 से 6.5 ट्रिलियन आरबीसी की संख्या होती है। 1 लीटर अगर खून होगा तो उस 1 लीटर ब्लड में 6.5 ट्रिलियन आरबीसी की संख्या होगी। यदि उसमें से हम 1 लीटर नहीं निकालें, ये तो पर लीटर की है, हम 1 लीटर नहीं निकालें, हम 1 MMQ मतलब 0.001 ml निकालें, तो उसमें 4.5 से 6.5 मिलियन है, वह ट्रिलियन है, ये मिलियन है, दोनों में अंतर है, ये मिलियन है
है ना, तो 4.5 मिलियन से 6.5 मिलियन पर mm³ होता है। याद रखिएगा, फीमेल में कम होता है, इसीलिए ना जो मर्द होता है उसका मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, शायद इसका भी कारण होगा। ब्लड की मात्रा वॉल्यूम भी ज़्यादा है और मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, शायद हार्ड वर्क करने के वजह से हो सकता है। PCV मैंने लिखा यहाँ, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये क्या बताता है? द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल इन 1 लीटर और mm³ ऑफ ब्लड। ये बताता है 40 से 50% है ना, उसका परसेंटेज है। किसका परसेंटेज है? RBC का, है ना। इसी को हेमेटोक्रिट कहते हैं। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम है, ये उसका परसेंटेज बताता है पर लीटर पर। तो कितना, इतना लीटर पर ये क्या 40 से 55% होना चाहिए। अगर घट गया तब भी दिक्कत है, बढ़ गया तब भी दिक्कत है। जैसे देखिए RBC एगो इतना ठोका है, एगो ये है, एगो ये है। अब बताइए, ई भी गड़बड़ है क्योंकि छोटा हो गया, ई नॉर्मल है। ई भी गड़बड़ हो गया क्योंकि ये बड़ा हो गया है। तो बड़ को गड़बड़ है और छोटको गड़बड़ है, इतना रहना चाहिए। अगर 40% से 30% पर आ गया तब भी इसको कहेंगे मैक्रोसाइट, इसको मैक्रोसाइट कहेंगे। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब छोटा। अगर बढ़ गया 55 से बढ़ गया तो मैक्रोसाइट, घट गया तो माइक्रोसाइट कहेंगे। तो खैर वो सब अभी तुरंत ये सब बताएंगे जब CBC टोटल पढ़ाने लगेंगे तब। अभी तो हम इसको समझते हैं जो आपके बुक में। तो अब MCV है, मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम। ये क्या करता है? द वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज सेल मेजर इन फेम्टोलीटर। ये फेम्टोलीटर में बताता है कि 80 से 96 फेम्टोलीटर होता है। ये उसका वॉल्यूम है, मीन वॉल्यूम है, ठीक है। किसका? RBC का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे? ये परसेंटेज देख रहे थे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? उसका साइज देख रहे हैं, वॉल्यूम, उसका जो है सो मीन देख रहे हैं। अब हीमोग्लोबिन, द वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन होल ब्लड मेजर्ड इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर मतलब जिसको डेसीलीटर कहते हैं, 1 डेसीलीटर यानी कि 100 ml को कहते हैं। 100 ml ब्लड में और कितना ग्राम है हीमोग्लोबिन वो देखते हैं। ये है 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में। 100 ml अगर ब्लड होगा तो उसमें से 100 ml मतलब क्या? अगर ग्राम मान लें 100 ml को 100 ग्राम, तो 100 ग्राम खून में 13 से 18 ग्राम जो है सो हीमोग्लोबिन होगा। मतलब एगो RBC पर ढेर सारे कितने, इतने सेल होते हैं, ठीक ना। वो भी बताते हैं ना आगे चल के। इसको याद रखिएगा 11, 12, 13 हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो 11 से हीमोग्लोबिन कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे नॉर्मल लेडीज है तो 12 से कम हीमोग्लोबिन नहीं रहना चाहिए। अगर पुरुष है तो 13 से हीमोग्लोबिन कम नहीं रहना चाहिए, याद रखिए। पुरुष में 13 से कम हीमोग्लोबिन एनीमिया, महिला में 12 से कम हीमोग्लोबिन एनीमिया, प्रेग्नेंट लेडीज में 11 से कम हीमोग्लोबिन एनीमिया, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए 11, जनरल लेडीज के लिए 12, जनरल पुरुष के लिए, मेल के लिए 13, इतना रहना चाहिए, ठीक है। आइए अब है MCH, मीन सेल हीमोग्लोबिन, द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर सेल मेजर्ड इन पिकोग्राम। ये पिकोग्राम में, PG का मतलब पिकोग्राम पर सेल है। एगो सेल में 27 से 32 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन रहता है एगो RBC के सेल में। ये क्या है? मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब देखिए वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ रेड सेल, मतलब 100 ग्राम ब्लड में रेड सेल में अगर 30 से 35 ग्राम ये हीमोग्लोबिन निकला तो क्या है? उसका कंसंट्रेशन सही है।
यदि इससे कम जाएगा इसका मतलब है कि उसमें डिहाइड्रेशन हुआ। अगर ये बढ़ जाएगा तो ओवर हाइड्रेशन हो गया, पानी अधिक पी रहा है। घट रहा है जिसका मतलब पानी कम पी रहा है, बढ़ रहा है जिसका मतलब अधिक पानी पी रहा है। पानी पी रहा है तो कंसंट्रेशन घट रहा है, ठीक ना। कंसंट्रेशन घटेगा, ये घटेगा तो इसका मतलब पानी अधिक पी रहा है, ओवर हाइड्रेशन। ये बढ़ेगा तब है कि पानी कम पी रहा है, ऐसा है। उस पर भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें तो ये भी होता है RD, WCV, RD, WSD। इसका मतलब है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, और ये हो गया CV, और ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। इसमें कितने चीज़ को देखते हैं, RBC काउंट 1 काउंट देखते हैं, गिनती करते हैं। हीमोग्लोबिन 2, PCV 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीज़ को हम लोग RBC में 8 चीज़ का स्टडी करते हैं, ठीक है। इस 8 से पता चल जाता है। ये तो MCV, MCH, MCHC ये सब यहाँ है ना, PCV है, MCV है, MCH है और MCHC तो है ही। और ये रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है, और ये रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये शेप साइज का ये चीज़ बताता है डेविएशन। ये सब चीज़ भी CBSE में एक मतलब है, CBSE जो पढ़ाएंगे तो फिर वो बताएंगे। लाइफ स्पैम क्या, अब ये देखिए एरिथ्रोसाइट जो है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियंस रेड ब्लड सेल इन द एवरेज ह्यूमन बॉडी। अगर एक आदमी के शरीर में बात करेंगे तो 30 ट्रिलियन सिर्फ RBC होता है पूरे बॉडी में। हम लोग जब जांच करते हैं कि 1 mm³ में, तब तो बस वही 4.5 से 6.5 मिलियन है, ट्रिलियन में नहीं। ट्रिलियन हाँ, 1 लीटर ब्लड में अगर जांच करते हैं तो 1 लीटर ब्लड में 4.5 से 6.5 ट्रिलियन RBC होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एरिथ्रोपोइसिस है जिसको फिगर के द्वारा समझा दिया गया है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन यदि है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। आप इस चीज़ को देखिए, इसको एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इस टर्म को नॉर्मोक्रोमिक मतलब सेल कलर जो है नॉर्मल है। नॉर्मोसाइटिक सेल्स नॉर्मल साइज का है, नॉर्मल साइज है जो अभी दिखाए थे RBC का। माइक्रोसाइटिक सेल्स स्मॉलर देन नॉर्मल, नॉर्मल से अगर छोटा हो गया, सेल रहना चाहिए इतना ठोका, बन गया इतने ठोका। मैक्रोसाइटिक सेल्स बिगर देन नॉर्मल, बनना चाहिए इतना ठोका, अब बन गया है इतना बड़ा, तो उसको कहेंगे मैक्रोसाइटिक। हाइपोक्रोमिक सेल्स पेलर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा पीलापन, पेलर हो गया। हेमोलाइटिक रेट ऑफ सेल डिस्ट्रक्शन रेज्ड हो रहा है तब होगा। मेगाब्लास्टिक सेल्स लार्ज एंड इमेच्योर हो रहा है, बहुत बड़ा है लेकिन इमेच्योर बन रहा है, तब भी क्या है। तो इस वर्ड को समझ लिए, समझना जरूरी था कि किसका मतलब क्या है। आइए, अब इसी का तो इंतज़ार था। अब देखिए, हम लोग न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल को ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत पढ़े थे, हैं, माइलोब्लास्ट में इसमें पढ़े थे। बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इसकी नंबर देखिए, है ना, पर लीटर पर अगर जाएंगे तो इतना होता है। इस सबको याद रखना ज़रूरी है, फिर तब हम लोग जब जाएंगे CBC में तो फिर समझेंगे।
और जो ये ग्रेन्युलोसाइट है, एक ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, स्मॉल लिम्फोसाइट्स है, लार्ज लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, आइए बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल। आज मुझे ये पढ़ाना था कि सीबीसी, चूँकि सीबीसी पिछली क्लास में बोले थे कि सीबीसी को बताएंगे, तो चलिए अब लिखते हैं। आप डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को देख लिए हैं, अब यहाँ प्लेटलेट्स में देखिए, दो चीज़ को देखेंगे प्लेटलेट्स में। ठीक है, प्लेटलेट्स में हम लोग दो चीज़ को देखेंगे, प्लेटोक्रीट को देखेंगे और प्लेटलेट का जो सेल वॉल्यूम है उसको देखेंगे। यहाँ होगा ये आपका सिलेबस है, मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, आज सीबीसी के लिए कुछ रिवाइज करते हुए आगे बढ़े हैं। कुछ बात यहाँ है उसको रिवाइज कर ले तो बढ़िया है। गैस्ट्रेक्टोमी, ये जहाँ पर ये टोमी रहेगा उसका मतलब है रिमूव, मतलब पार्ट को काट के अलग कर देना। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया साइज के कारण होता है, ये सब चीज़ अभी तुरंत बताएंगे, पहले ये तो हो जाए कि प्लेटलेट्स का भी देख लें। 1.5 लाख से 4.5 लाख उसकी संख्या होती है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में कहीं है वो चीज़? आइए यहाँ उसका है। हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट जो देखते हैं तो ये क्या है, टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तीनों सेल का जब स्टडी करते हैं इसको इंटरप्रेट करते हैं, उसी को सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड सेल भी कहते हैं। चलिए कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। हीमोग्लोबिन ए लेवल 10% बिलो नॉर्मल इज कंसिडर्ड इंडिकेटिव ऑफ एनीमिया। अगर 10% से कम है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 10% से कम है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको पीसीबी या हेमेटोक्रिट कहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड का कितना परसेंटेज है ये पीसीबी बताता है, यानी हेमेटोक्रिट से पता चलता है कितना परसेंटेज है। ठीक है, अगर वो कम है तो कंसंट्रेशन बढ़ गया है ना, मतलब कम है तो कंसंट्रेशन घट गया है, बढ़ गया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, इसकी संख्या। तो रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी का जो काउंट है ये स्मॉल परसेंटेज आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द ब्लड, बट इफ द रेड सेल्स काउंट इज लो ए हायर परसेंटेज में इंडिकेट इंक्रीज बोन मैरो एक्टिविटी। बोन मैरो एक्टिविटी को बताता है। मीन सेल वॉल्यूम जो है, टू चेक द एवरेज रेड सेल वॉल्यूम, एवरेज रेड सेल वॉल्यूम जो है ये कौन बताता है, ये आपको एमसीवी बताता है। आइए अब मीन सेल हीमोग्लोबिन जिसको एमसीएच कहते हैं, टू एसेस द एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को एमसीएच बताता है। जबकि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये टू मेजर द रेट ऑफ फॉल ऑफ द रेड सेल इन प्लाज्मा लेफ्ट स्टैंडिंग फॉर एन आवर। इसका मतलब है 1 घंटे में कितना रेड सेल टूटा है, गिरा है। तो ये तब होता है जब आपके शरीर में कोई इन्फ्लामेशन है। अगर करंट में कोई इन्फ्लामेशन है उसको जानने के लिए हम लोग ईएसआर कराते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यही बताता है। ठीक है, और फेरिटिन एन आयरन स्टोरेज प्रोटीन है ये, जो टू मेजर द अमाउंट ऑफ आयरन स्टोर को बताता है। ये फेरिटिन से पता चलता है। जब आयरन प्रोफाइल कराते हैं तो आयरन प्रोफाइल में ये फेरिटिन आता है।
तब उससे पता चलता है कि क्यों ब्लड बार बार लॉस हो रहा है। कोगुलेशन ब्लड सेल, ये जो है दीज आर द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी जिसको कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एंड द पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जिसको पीटीटी कहते हैं, पीटीटी। इफ द पीटी और पीटीटी इज प्रोलॉन्ग्ड, पेशेंट इज मोर लाइकली टू ब्लीड देन अदर पीपल, उसका ब्लड जल्दी रुकेगा नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति का अगर कट हो गया तो ब्लड बहता रहेगा, जल्दी जमता नहीं है, क्योंकि इसमें ये समस्या है। अब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जो है, INR जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो टू चेक फॉर ब्लड क्लॉटिंग इशूज एंड टू एडमिनिस्टर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन आल्सो नोन एज एंटीकोगुलेंट्स। ये आपको जो RBC का ये जो ब्लड टेस्ट है, ये हम लोग जो कराते हैं, इससे ये चीज़ पता चलता है। चलिए, और इससे आगे अगली क्लास में